हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स नॉन मेटल्स हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। पहले हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? दो चीज़ें, वन इज रिएक्टिविटी, वन इज सीरीज। तो सिंपल जो लिटरल मीनिंग है, इट इज द सीरीज, सीक्वेंस है, इकट्ठा कर रखा है, उनको एक सीरीज बना ली। सीरीज कैसे होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, बढ़ते क्रम में। तो इसी तरह से रिएक्टिविटी के हिसाब से, यानी कौन सी मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके हिसाब से हमने सभी मेटल्स की सीरीज बना ली। तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि एक अरेंजमेंट है और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ऑर्डर्ड मतलब किसी ऑर्डर में हमने लगा रखा है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप इसको देख सकते हैं कि पहले सबसे कम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे, या फिर उल्टा। तो यहाँ पर नीचे आप ये बॉक्स में देख सकते हो। एक बार मैं सीधा आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाता हूँ। सबसे पहली मेटल है पोटेशियम, और ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ऊपर में। फिर नीचे कम होते जाते हैं। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, उसके बाद लेड है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को थोड़ा सा ब्रैकेट में रखा हुआ है। ये मेटल है या नॉन मेटल है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो रहता है, लेकिन इसको मेटल्स की, इसकी मेजॉरिटी इसकी प्रॉपर्टीज है वो मेटल से मिलती हैं। हालांकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से भी मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ अभी आपके स्कोप से थोड़ी सी बाहर ही है, इसलिए अभी इसको आप एक मेटल ही समझें। और उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सीक्वेंस क्या बता रही है कि ऊपर बिल्कुल मोस्ट रिएक्टिव और नीचे लीस्ट रिएक्टिव। इस हिसाब से पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो अभी हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, हमने पढ़ा हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप इन इक्वेशंस का सभी रिएक्शंस को रिकॉल करो, जो कि आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो, तो आप ये पाओगे कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स की श्रेणी में आते थे। आपने वाटर के साथ देखा तो कोल्ड वाटर के साथ ही बहुत ही तेज रिएक्शन होती है। एसिड में भी डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। और ऑक्सीजन के साथ भी बिल्कुल हवा के ऑक्सीजन से ही, नॉर्मल एयर में ही ये एक्सप्लोड हो जाता है। इसलिए केरोसिन और इसको पोटेशियम और सोडियम को तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि सभी रिएक्शन से ये पता चला हमें कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद थोड़ी सी मॉडरेट रिएक्शंस हैं, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन में हमने देखा कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो हॉट वाटर से करते हैं। तो इसी तरह ये हवा में ऑक्सीडेशन इनका नॉर्मल नहीं होता, इनको गर्म करना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम रिएक्टिव मेटल आते हैं, जिंक, आयरन वगैरह हुए, जो वाटर से, कोल्ड और हॉट वाटर किसी से रिएक्ट नहीं करते, फिर स्टीम से रिएक्ट करते हैं। यानी ऊपर से नीचे जाते हुए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेटल्स कम रिएक्टिव हो रही है। और कॉपर वगैरह काफ़ी कम रिएक्टिव हैं, और मरकरी कम है। सिल्वर और गोल्ड का मैंने आपको बताया था, इनको हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स क्या हैं? ये वो मेटल्स हैं जो ना हवा के साथ रिएक्ट करती, ना एसिड के साथ रिएक्ट करती, और किसी भी रिएजेंट का इन पर इम्पैक्ट कम होता है, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ऑर्नामेंट्स वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम कहते हैं नोबल मेटल्स। तो इसी सीक्वेंस को, इस पूरी सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अलग से कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दीज मेटल्स। सो यहाँ पर ये सीरीज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज को आप मेमोराइज कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में। और आपको हर एक सीक्वेंस मेमोराइज होना चाहिए कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी केमिकल रिएक्शंस में, उनकी प्रॉपर्टीज में। बहुत सारी केमिस्ट्री का ये बेसिक है, आपको हर जगह ये चीज़ देखने को मिलेगी। मैं आपको एक पॉइंट से क्लियर करता हूँ कि ये रिएक्टिविटी सीरीज का कहाँ से संबंध है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली थी क्या? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली वो रिएक्शन थी जहां पे एक मेटल है और एक सॉल्ट है, उसमें से जो स्ट्रॉन्गर मेटल होती है वो वीक मेटल को जो डिस्प्लेस कर देती। फर्स्ट चैप्टर में जब हमने इसका डिस्कशन किया था तो हमने स्ट्रॉन्गर और वीक मेटल की अलग से बात नहीं की थी। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को, इस केमिकल रिएक्शन को आप देख सकते हैं, मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन था सॉल्ट सॉल्यूशन बी का, वो ए का बन गया, यानी बी को रिप्लेस कर दिया ए ने, और जो ए मेटल है वो अब आपको अलग से नजर आ जाएगी। ये मेटल सॉरी बी अब इससे निकल रही है। तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? हमने एग्जाम्पल लिया था दो मेटल्स के बीच, और उनमें से एक था कॉपर, कॉपर का सल्फेट था CuSO4, और मेटल जो थी वो आयरन थी। तो आयरन क्या है? आयरन, अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में सीधा चलें, आप देखें तो हम यहाँ से क्लियर बता सकते हैं कि आयरन जो है वो पहले आता है, कॉपर उससे काफी नीचे आता है। तो आयरन क्या, वो मोर रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया गया है, ये अगर आप इस टेस्ट ट्यूब पे ध्यान दें तो इस टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आयरन जो तो जो आयरन नेल है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, कॉपर सल्फेट में से कॉपर सल्फेट की बजाय आयरन सल्फेट यहाँ पे बना देगी और ये रिएक्शन हो गई। जबकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर की वायर है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसको बहुत डिटेल में मैंने, आपको मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी। तो वहाँ पर हमने इसको बताया था कि बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल, कि हम आयरन का अगर बर्तन लें और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर करें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आयरन का वेसल है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन वी कैन स्टोर आयरन सल्फेट इन कॉपर वेसल, तो कॉपर के वेसल में हम आयरन सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट। तो अब वो चीज़ कनेक्ट हो गई है, अब हमें उसको उस रिएक्शन को रखने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ हमारा केमिकल ये रिएक्टिविटी सीरीज से भी रीवेरीफाई हो गया है। और इसके साथ साथ आप इसको, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन मेटल ए विद सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल की तरह एक रिएक्शन याद कर सकते हो। तो होगा वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो ये क्या देगा, आपका आयरन सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। यानी कि इस तरह की जो रिएक्शन है, एक जो एग्जाम्पल हमने देखा, इस तरह की रिएक्शन आपको दो तीन जगह आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर इसके बजाय आयरन सल्फेट प्लस कॉपर होता तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरा, अब ये इस चैप्टर मेटल नॉन मेटल में आया है, तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपको कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको बता रहा है, और दूसरा मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। अब हम प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ रहे थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में एक चीज ये भी है कि जो स्ट्रॉन्गर मेटल होते हैं वो वीकर मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी आप अगर इसको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करेंगे तो एक ही लॉजिक आपको दो तीन जगह, दो तीन चैप्टर्स में अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने में और समझने में काम आ रहा है। So that is all for this video. I hope you clearly understood it. Thank you.